Hey everyone, this is CA Astha Mohgia and I will be your faculty for paper number 4 which is Cost and Management Accounting. अब देखिए ग्रुप 2 में ये सब्जेक्ट चला गया है बट वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट ये रहता है जी। और यहाँ पर मार्क्स लाने की लिमिट नहीं है, ऑब्वियसली 100 आउट ऑफ 100 भी आए हुए हैं पिछले साल। यहाँ पर एक स्टूडेंट के एसडी कॉमर्स करियर के एक स्टूडेंट के 98 मार्क्स भी आए हुए हैं। ठीक। अब एक बार ना वेरी क्विकली डिस्कस करते हैं व्हाट दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट। हमारे पास सब्जेक्ट का नाम क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक बार के लिए आप मैनेजमेंट वर्ड हटा दीजिए, कॉस्ट वर्ड देखिए, कॉस्ट एंड अकाउंटिंग। ना अकाउंटिंग वर्ड इज समथिंग जिससे आप वाकिफ है, ऑलरेडी क्लास 11th 12th से पढ़ते आ रहे हैं। कैन यू प्लीज डिफाइन अकाउंटिंग टू मी, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से? एनीवन बताइए। कुछ कुछ ऐसा, आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बगल में वर्ड जुड़ गया कॉस्ट। अब कॉस्ट मतलब क्या होता है लेमन सेंस में? खर्चा। एक कंपनी को प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या खर्चा पड़ रहा है। अब हम बोले कि खर्चों की आइडेंटिफिकेशन, उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी समराइजिंग, उनकी रिपोर्टिंग। अब ये वाला काम कॉस्ट अकाउंटिंग में आ गया। बट कहीं ना कहीं ये काम तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी कर रही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी तो मटेरियल रिकॉर्ड कर रही है, वेजेस रिकॉर्ड कर रही है, रेंटल कॉस्ट, सैलरी कॉस्ट, वहां सब रिकॉर्ड हो रहा है जी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ये सेपरेटली एक सब्जेक्ट क्यों बन गया, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल्सो डूइंग द सेम वर्क? जी, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना, वो फ्यूचर के लिए फोरकास्ट बना देती है, बजट बना देती है। बट क्या आपने कहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देखा है बजटेड P&L, बजटेड बैलेंस शीट? नहीं देखा होगा जी। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वन ऑफ द लिमिटेशंस इज दैट इट इज जस्ट अ पोस्टमार्टम, मतलब जो हो चुका है उसी को रिपोर्ट करना। आगे का फ्यूचर को लेकर यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इतनी हेल्प नहीं कर सकती। ऑल्सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब हमारे पास P&L बनता है, वो P&L में क्या होता है, आप यहाँ पर क्रेडिट में सेल्स लिखते हैं, डेबिट में सारे खर्चे लिख देते हैं, प्रॉफिट आ जाता है जी। अब मान लो एक एंटिटी है, उस एंटिटी की 4 अलग अलग जगह पर ब्रांचेस हैं। बट रिपोर्टिंग के हिसाब से उसको तो सेल्स इकट्ठी 4 ब्रांचेस की यहाँ पर शो करनी है, कॉस्ट इकट्ठा शो करना है, यानी कि ब्रांच वाइज एनालिसिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कवर नहीं होता। बट वो एनालिसिस कॉस्ट अकाउंटिंग में कवर हो जाता है। और यही कॉस्ट अकाउंटिंग है जो कि एक नई कंपनी के लिए सेलिंग प्राइस भी सेट करवाती है। और सिंपल सी बात है, हम सेलिंग प्राइस कैसे सेट करते हैं जी? सिंपली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ये बचपन में पढ़ा हुआ है, सिंपली वो काम कराना। ठीक। सो देर आर सम लिमिटेशंस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वो लिमिटेशंस कॉस्ट अकाउंटिंग आके पूरा कर देती है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग ने भी डेटा रिपोर्ट करवाना है। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हम डिसीजन भी ले सकते हैं। सोचो, मैंने अभी आपको बोला अलग अलग ब्रांच का अलग अलग डेटा कंपाइल होगा, रिपोर्ट होगा। अब उनमें से पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर ब्रांच है वो अनप्रॉफिटेबल है, उसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। ये डिसीजन निकल कर आ गया। ये डिसीजन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में नहीं निकल कर आ रहा था। तो जब वो डिसीजन लेना कि अगर कुछ चेंज करना है, या कल को हमको आउटपुट इंक्रीज करना है, सेलिंग प्राइस को कम करना है, जो भी है, अल्टीमेटली ये डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट भी आपको कॉस्ट अकाउंटिंग दिलवाएगी। सिंपली यहाँ पर इस सब्जेक्ट को जब आप पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को एक तरीके से बिजनेस ओनर की तरह समझ रहे हैं। व्हाट इज बेस्ट फॉर योर बिजनेस? हम बोलते हैं यहाँ पर जहां फायदा वही कायदा, वही काम करना है, फायदे के हिसाब से सोचते हैं। तो जब हम वो डिसीजन मेकर बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम परफॉर्म कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आपके सब्जेक्ट का जो नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग इज सिंपली दी कंपाइलेशन ऑफ डेटा एंड रिपोर्टिंग ऑफ डेटा। बट ऑन द बेसिस ऑफ डेटा अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं, उसको हम बोलते हैं, डिसीजन वाले एस्पेक्ट को बोल देते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि अब आप मैनेजमेंट बनकर डिसीजन ले। ठीक हो गया जी। नो बच्चे, देर आर 15 चैप्टर्स इन आर सिलेबस, उनमें से देर इज वन चैप्टर जिसका नाम है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग में हम पढ़ते हैं कि कैसे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपना चार्ज करती है रेवेन्यू, कैसे अपने सेलिंग प्राइसेस वो चार्ज करती है। दिस इज वन चैप्टर विच इज ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट सर्विस इंडस्ट्री एंड नॉट गुड्स इंडस्ट्री। अदरवाइज जितने भी रिमेनिंग 14 चैप्टर्स रहेंगे, सारे के सारे गुड्स इंडस्ट्री को लेकर रहेंगे।
तो वहां पर कहानी थोड़ी डिफरेंट होती है। दिस इज वन चैप्टर जिसमें प्योरली अपने आप को सर्विस पर कॉन्सेंट्रेट किया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर सर्विस कॉस्टिंग। आप सभी को नोट्स मिल गए हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ग्रुप में हमने ये पीडीएफ डाल दी है। अब सर्विस कॉस्टिंग बताती है कि अलग अलग सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कैसे हमको डेटा कंपाइल करना, इकट्ठा करना है और सेलिंग प्राइसेस डिसाइड करने हैं जी। अब आप मुझे डे टू डे लाइफ में क्या क्या सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, थोड़ा मुझे आइडिया दे सकते हैं आप लोग क्या क्या सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं? बताइए, सुबह से उठ के अभी तक की क्या सर्विस कंज्यूम किया आपने? हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी पड़ता है, फिर और हाँ जी, ट्रांसपोर्ट। आप लोग बस से आ सकते हैं, कैब वगैरह से आ सकते हैं, तो वो क्या ट्रांसपोर्ट सर्विस ही होगी जी। और इंटरनेट, बिल्कुल, इंटरनेट के बिना हमारी लाइफ का है आज। और कुछ, और कुछ? अभी राइट नाउ आप एक सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं, टीचिंग सर्विस, एजुकेशन सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं। तो व्हाट इज सर्विस? बेसिकली जहां पर एक हम कह रहे हैं टैंजिबल आउटपुट, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया जा रहा जिसको आप कंज्यूम कर रहे हो, यू आर कंज्यूमिंग समथिंग विच इज इनटैंजिबल, यू आर कंज्यूमिंग अ सर्विस। ठीक हो गया जी, ऑलराइट। अब देखिए, जहां पर टैंजिबल प्रोडक्ट बनता है, एक गुड बनता है, उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वांटिफाई करने का मतलब क्या होता है कि उसके हम यूनिट्स बता सकते हैं, इतने यूनिट्स बन गए जी, इतना केजी बन गया, इतना टन बन गया, इतना लीटर्स बन गया। सर्विस इंडस्ट्री का जब वो प्रोविजन ही इनटेंजिबल है, मतलब हाथ नहीं लगा सकते, सामने कोई चीज नहीं है, तो वहां पर यूनिट्स कैसे बनाए जाते हैं जरा देखना। आपने सबसे पहला मुझे एग्जांपल दिया था जी इलेक्ट्रिसिटी का। किसी ने अपने घर पे आया हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल कभी पढ़ के देखा है, खोल के देखा है? वहां पर ऐसे लिखा था, ये लिखा होता है ना, इतने यूनिट्स कंज्यूम हो गए। यूनिट्स बोलते हैं ना, अक्सर हमारे घर पे पेरेंट्स वगैरह क्या बोलते हैं, बड़े लोग क्या बोलते हैं, ओए एसी बंद कर, यूनिट्स खर्च हो रहे हैं, है ना। वो यूनिट क्या होता है, किसी ने सोचा कभी यूनिट मतलब क्या? यूनिट कभी नहीं देखा किसी ने? वो यूनिट होता है जी किलो वॉट आर। सो वन यूनिट इज 1 किलोवाट आर। अब ये किलोवाट आर क्या होता है? 1 किलोवाट आर का क्या मतलब होता है कि अगर आपका एक अप्लायंस जिसने वॉटेज कंज्यूम कर ली, और उसको ये भी डिपेंड करता है कि अप्लायंस जो है वो कितने आवर्स भी चला। आपका बिजली का बिल किस हिसाब से बनता है कि कितने वॉट का अप्लायंस यूज कर रहे हो और कितना टाइम उसको यूज कर रहे हो, दोनों चीजें मैटर करके आपका बिजली का बिल बनाने के लिए। तो हम बोलते हैं वॉटेज को मल्टीप्लाई कर दो 8 से। अभी किलोवाट तो क्या होगा, 1000 वॉट ना। वॉट आवर्स क्या हो गया, 1 वॉट इंटू 1 आवर, इसको हम बोलते हैं 1 वॉट आवर। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 किलोवाट आवर, जो कि हमारे लिए जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमें जो चार्ज करता है वो 1 किलोवाट आवर के हिसाब से चार्ज करता है। अब वो बिल जो चार्ज करता है वो प्रैक्टिकली तो आपके लिए स्लैब रेट है जी, बट मान लो एक फिक्स रेट कर दिया कि 1 किलोवाट आवर का वो हमसे चार्ज कर रहे हैं ₹8 मान लीजिए। ये ₹8 का क्या मतलब हो गया कि मान लीजिए एक अप्लायंस है, एंड अगेन अनरियलिस्टिक है कि उसकी वॉटेज 1000 वॉट का रहेगा। लेट अस से एक एक अप्लायंस है जिसकी 1000 वॉट है उसकी कैपेसिटी, और वो 1 घंटे के लिए चला, तो हमको बिजली का बिल कितना चल पड़ जाएगा, ₹8। 1 किलोवाट का 1 आवर का बिजली का चार्ज है ₹8। यहाँ पे दो चीजें मैटर कर गई, वॉटेज एज वेल एज टाइम। इसको हम बोलते हैं कि दो यूनिट्स मैटर कर रहे हैं, टाइम भी एज मैटर कर रहे हैं, वॉटेज, इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट यूनिट। कॉम्पोजिट यूनिट। अच्छा, मुझे एक और चीज बताओ, जब आप लेटर से वेकेशन पर गए हैं और वहां पर आपने किसी होटल में बुकिंग करवाई, तो होटल में अल्टीमेटली वो आपको चार्जेस जो है होटल ओनर कोट करता है। तो वो कोट करता है, तो वो कैसे कोट करता है, हाँ जी, कि 1 डे या 1 नाइट स्टे का ₹4000 लेटर से। बट एक्चुअली वो 1 नाइट स्टे का क्या मतलब होता है, एक रूम का 1 दिन का किराया वो आपसे चार्ज कर रहा है 4000, एक रूम का 1 दिन का। अच्छा, कभी आपने ऐसे देखा है कि वो आपको वो कोट कर रहे हैं 4000, 1 दिन का किराया 4000, जितने मर्जी रूम्स ले लो जी, कभी ऐसा पॉसिबल है? या वो आपको बोल रहा है कि एक रूम का किराया है 4000, जितने मर्जी दिन रह जाओ जी, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। एक रूम का 1 दिन का किराया है 4000।
तो यहाँ पर एक तरीके से कॉम्पोजिट यूनिट्स, मतलब दो यूनिट्स को हमने इकट्ठा करके बोल दिया कि यूनिट्स का नाम पड़ गया यहाँ पर रूम डेज। ठीक है जी। अब ये क्या है कि मान लीजिए होटल ओनर ने टारगेट किया हुआ है दैट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर उनको एक तरीके से टोटल टारगेट रेवेन्यू या कह लीजिए सेल प्रोसीड्स कमानी है ₹50 लाख, और उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ रूम डेज निकाले हुए हैं। अब ये रूम डेज कैसे कैलकुलेट होते हैं ये हमारा आगे का काम है, बट लेटर से ये रूम डेज निकल रहे हैं 1000 एक पर्टिकुलर ईयर के। तो एक बारी 50 लाख को 1000 से डिवाइड करना जी। 50 लाख ये रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 1000 कितना बन गया? 5000। तो इस 5000 को हम बोलते हैं रेवेन्यू पर रूम डे। रेवेन्यू पर रूम डे, इसका क्या मतलब है? होटल ओनर अपने कस्टमर से एक रूम का एक दिन का किराया चार्ज करेंगे 5000 पर रूम डे, मतलब पर रूम पर डे। ठीक हो गया जी। ऐसे ही अगर बिजली विभाग हमसे चार्ज कर रहा है ₹8 पर किलोवाट आवर, मतलब 1 किलोवाट आवर का 1 किलोवाट का 1 आवर का वो चार्ज कर रहा है ₹8। कॉम्पोजिट यूनिट समझ में आ रहे हैं जी। अब एक और कॉम्पोजिट यूनिट्स का मैं आपको बताती हूँ। जब आप बस से ट्रैवल करते हैं, और एग्जांपल लीजिए कि लोकल बसेस से ट्रैवल कर रहे हैं, आप सभी का रेजिडेंस पंचकुला के आसपास का है जी। अच्छा, आपने मान लीजिए पंचकुला में बस स्टैंड से लेकर हाउसिंग बोर्ड, सभी को पता है हाउसिंग बोर्ड तक की बस जाती है, और हाउसिंग बोर्ड के बियॉन्ड हम कह सकते हैं सेक्टर 17 चंडीगढ़ बस स्टैंड तक भी जा रही है। अब मुझे एक बात बताओ, फर्क पड़ता है ना कि आपका डेस्टिनेशन पॉइंट कितना है, आप कितनी दूर जा रहे हैं। आपने सेक्टर 5 बस स्टैंड से बस पकड़ी है, फर्क पड़ता है कितनी दूर जा रहे हैं, कहां पर आपका स्टॉपेज आएगा जी, राइट। अच्छा, तो अब ये भी फर्क पड़ता है कि आप अगर एज अ ग्रुप जा रहे हैं तो कितने लोग जा रहे हैं, हर एक इंसान की अपनी अलग अलग टिकट कटती है जी, राइट। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, यहाँ पर यूनिट आ जाता है पैसेंजर किलोमीटर का। पैसेंजर किलोमीटर एक कॉम्पोजिट यूनिट बना दिया जाता है, क्योंकि जब बस को रेवेन्यू चार्ज करना है तो उनके लिए मैटर करता है कितने लोग जा रहे हैं बस में और कितनी दूर तक जा रहे हैं, उस हिसाब से वो टिकट काट। ठीक है। मान लीजिए एक बस ने एडवांस में एस्टिमेट लगाया हुआ है दैट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर दे वांट टू चार्ज टोटल ₹70 लाख एज कलेक्शन, मतलब उनका टारगेट रेवेन्यू आ गया ₹70 लाख। उन्होंने पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट किया। ये कैसे कैलकुलेट होते हैं हमारा आज का काम होगा सीखना जी, बट पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट उन्होंने किए लेटर से 10 लाख। 10 लाख। तो रेवेन्यू को पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करो, क्या बन गया हमारे पास? ₹7। ₹7, तो ₹7 पर पैसेंजर किलोमीटर एक रेवेन्यू निकल कर आ गया। सो इसका क्या मतलब है? बस चार्ज करेगी अपने पैसेंजर से, एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का फेयर कितना चार्ज करेगी? वो ₹7। ठीक है जी। तो अब हम जब पढ़ने वाले हैं हाउ टू बी कैलकुलेट पैसेंजर किलोमीटर, या हाउ टू बी कैलकुलेट रूम डेज, या हाउ टू बी कैलकुलेट किलोवाट आवर्स, आपको पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है इन यूनिट्स को कैलकुलेट करने का, ताकि ये डिनोमिनेटर बन सके, न्यूमरेटर में हम रेवेन्यू रख सके और सेलिंग प्राइस चार्ज किया जा सके, डिसाइड किया जा सके। ठीक। ऐसे ही ये तो हो गया कि चलो इंसान को ढोकर लेकर जा रहे हैं तो पैसेंजर किलोमीटर, अगर कार्गो को लेकर जा रहे हैं तो उसको लेकर बन जाता है टन किलोमीटर। अब एक बार आप सोचो, आप लोग कोरियर भी करते हैं, आपने देखा है ना कि कोरियर करते वक्त वेट किया जाता है, हाँ जी भाई कितना कितना हैवी है आपका पार्सल और कितनी दूर तक जाना है। तो जब आपसे एक्चुअली वो रिकवर करते हैं, वो शॉपकीपर या कोरियर एजेंसी आपसे कुछ पैसा ले रही है, तो उसके लिए मैटर ये भी करता है कितना हैवी पार्सल है और कितनी दूर तक जाना है। तो ये भी सर्विस ही है जी, तो सर्विस के लिए एक अमाउंट चार्ज करने के लिए दोनों चीजें मैटर कर गई है, वेट एज वेल एज डिस्टेंस। ठीक, चलो अब देखना जरा, आपके पास यही कॉम्पोजिट यूनिट के एग्जांपल्स दिए हो, या वही पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर, होटल्स के लिए पर रूम पर डे, हॉस्पिटल के लिए उसके लिए भी पर रूम पर डे या पर बेड पर डे चल सकता है, वगैरह वगैरह। अब बोल दिया गया ये कॉम्पोजिट यूनिट्स दो तरीके के होते हैं बच्चे। ऐसा है, अभी तो आज आपके पास सिर्फ एक हैंडआउट है, प्रॉपर मेरे पास एक बुक बनती है विच इज राइट नाउ इन प्रिंटिंग, वो प्रिंट होकर आएगी आपके पास। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे पास जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे बुक में ही जाएंगे, वट एवर फॉर्मूला वट एवर कॉन्सेप्ट बुक में ही जाएगा। बुक डिजाइन इस तरीके से की गई है दैट ये फिलिंग द ब्लैंक खेलते रहते हैं हम सारा टाइम।
तो आपकी जो कॉपी बनती है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए बनती है, अदरवाइज ऑल कॉन्सेप्ट्स विल बी एट वन प्लेस इन योर बुक। तो आपको अपने हैंड आउट में लिखना है जो भी मैं लिखवाने वाली। आपके पास है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप अपने पास कॉपी में लिख सकते हैं, राइट डाउन एब्सोल्यूट ब्रैकेट में वेटेड एवरेज टन किलोमीटर। ये कैलकुलेट कैसे होता है, कैलकुलेट कैसे होता है, समेशन समेशन वेट 1 इंटू डिस्टेंस 1 प्लस वेट 2 इंटू डिस्टेंस 2 प्लस वेट 3 इंटू डिस्टेंस 3, वेट 3 इंटू डिस्टेंस 3 एंड सो ऑन, जहां तक की बात अवेलेबल है। इंडिविजुअल वेट्स को इंडिविजुअल डिस्टेंसेस के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बन जाता है एब्सोल्यूट या वेटेड एवरेज टन किलोमीटर। ये भी आपको एग्जांपल के थ्रू सब समझा देंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट आपने लिखना है कमर्शियल, जिसको हम सिंपल एवरेज टन किलोमीटर भी बोलते हैं। इसमें आप क्या करते हैं, पहले डिस्टेंस एड अप कीजिए, इट इज d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वेट। एवरेज वेट मतलब W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय, लेट अस से WN तक बात जा रही है तो डिनोमिनेटर में n। मान लो हमारे पास 10 डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाए। इसको हम बोलते हैं कमर्शियल टन किलोमीटर। एक बारी इस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे क्वेश्चन की हेल्प के थ्रू। क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़िए। A lorry starts with a load of 20 tons of goods from station A. It unloads 8 tons at station B and rest of goods at station C. It reaches back directly to station A after getting reloaded with 16 tons of goods at station C. Distance between A to B, B to C and from C to A are 80 kilometer, 120 kilometer and 160 kilometer respectively. कंप्यूट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर एंड कमर्शियल टन किलोमीटर। देखिएगा क्वेश्चन को मेरे साथ दोबारा से गो थ्रू करें, डायग्राम बना लेते हैं, हेल्पिंग डायग्राम बना सकते हैं जी। देखो जी, देखो ये है हमारे पास स्टेशन ए, ठीक है। कह रहे हैं यहां से ये कोई निकला गड्डी लेके, वो रास्ते पर सड़क पे स्टेशन बी आया और कुछ सामान अनलोड कराया। अब सोचो कितना टन लेके निकला था, 20 टन गया, 20 टन। फिर क्या कह रहे हैं, अनलोड कर दिए 8 टन एट स्टेशन बी और बाकी के एट स्टेशन सी। तो बेसिकली स्टेशन बी से स्टेशन सी तक कितना टन गया, 12, क्योंकि 8 तो बी पे ही हो चुका था अनलोड। चलो जी, कह रहे हैं उसके बाद सी से ए पर डायरेक्टली वापस आता है। अब बी से घूम के नहीं आएगा, डायरेक्टली आएगा 16 टन लेकर। यहां तक बात समझ में आई जी। अब डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस ए टू बी का डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर। फिर बता रहे हैं बी टू सी का डिस्टेंस कितना, 120 किलोमीटर, और उसके बाद सी टू ए का 160 किलोमीटर। हाँ जी, बात समझ में आ गई। ऑलराइट, अब आपसे पूछ रहे हैं एब्सोल्यूट और कमर्शियल टन किलोमीटर। चलो जी, मेरे साथ साथ कंप्यूट करवाओ। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कहता है इंडिविजुअल वेट्स को उनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस के साथ मल्टीप्लाई करो। एक बार देखो जरा, पहले वेट कितना है 20 टन और कितने डिस्टेंस तक गया ये 80 किलोमीटर तक। ये आपका एक ब्रैकेट बन गया, प्लस सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा 12 टन इंटू 120 किलोमीटर प्लस 16 टन इंटू 160 किलोमीटर। हाँ जी, मल्टीप्लाई कीजिए और तीनों ब्रैकेट्स का सम बता दो। कैलकुलेटर होने चाहिए नेक्स्ट क्लास में सभी के पास, आज नहीं है तो कोई बात। नहीं, 5600 टन किलोमीटर आंसर आ रहा है। सभी बच्चे कंफर्म करें।
हाँ जी 5600, ठीक है जी, ठीक है, आ गया जी, आ गया आंसर 5600 टन किलोमीटर। ठीक, अब हमको कंप्यूट करना है कमर्शियल टन किलोमीटर। जी कमर्शियल टन किलोमीटर कैसे कंप्यूट होगा, ये कहते हैं आप ना पहले सारे डिस्टेंस ऐड अप कर लो। देखिए डिस्टेंस, ट्रक पहले 80 किलोमीटर गया, फिर 120 किलोमीटर गया, फिर 160 किलोमीटर गया, डिस्टेंस ऐड अप हो गया जी। इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दोगे एवरेज वेट के साथ। एवरेज वेट मतलब वेट एक टाइम पर 20 टन भी था, 12 टन भी था, 16 टन भी था। तीन ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाय 3 कर दो। मैं ये यहां पर फोकस रखेंगे, 80 किलोमीटर प्लस 120 किलोमीटर प्लस 160 किलोमीटर, ये ब्रैकेट कितना बन गया, 360 किलोमीटर। और एवरेज वेट कैरीड कितना हो गया पर जर्नी, 16 टन। अब बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करके 5760 टन किलोमीटर, ये आपका कमर्शियल है। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से ये बात स्क्रीन पर प्रॉपरली लिखी जाए तो लिख देंगे, सम ऑफ डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एवरेज वेट कैरीड, दिस इज कॉल्ड कमर्शियल या सिंपल एवरेज टन किलोमीटर। जहां पर टन्स को देखा गया है इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंसेस दे हैव ट्रेवल्ड, मतलब सिंपल एवरेज कर लीजिए, सिंपल एवरेज कर ली। वेराज एक तरीके से हमने दूसरे कॉन्सेप्ट में टन्स को उनके रिस्पेक्टिव डिस्टेंस के साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो उसको हम एक तरीके से हमने बोल दिया, हमने वेट्स असाइन किए हैं कि जितना डिस्टेंस गया वो भी मैटर करता है। ठीक, अब देखिए मेजॉरिटी इस चैप्टर में हमारी वर्किंग चलेगी एब्सोल्यूट टन किलोमीटर की, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब एक सोचो इतनी ट्रांजैक्शन होती है, एक किसी भी एक एजेंसी के लिए, एक कार्गो कंपनी है, उनके लिए पास इतने क्लाइंट्स होते हैं, वो हर क्लाइंट का हिसाब किताब ऐसे नहीं रख पाएंगे रफली कि अच्छा ये क्लाइंट आएगा, वो भी एडवांस में, ये क्लाइंट आएगा इतना वेट लेकर आएगा, इतने डिस्टेंस जाना होगा। एडवांस में हमें कैसे पता, एडवांस में वो ये बोल सकते हैं हमारा ट्रक इतना ट्रैवल कर सकता है और एक जर्नी में एवरेज इतना वो लोड लेकर जा सकता है बेस्ड ऑन ट्रक की कैपेसिटी। एक ट्रक की कैपेसिटी मान लीजिए 10 टन की है, तो वो बोल सकते हैं कि हाँ एवरेज तो 8 टन ही लोड होकर जाती है, राइट। तो ये वाली चीजें हो जाती है। एज सच प्रैक्टिकल लाइफ में कमर्शियल टन किलोमीटर चलेगा, बट हमारी बुक्स में एब्सोल्यूट टन किलोमीटर की ज्यादा डिस्कशन। ठीक, सो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर क्या कहता है, इंडिविजुअल वेट्स को उनके इंडिविजुअल डिस्टेंसेस के साथ मल्टीप्लाई करो। क्लियर हो गया जी यहाँ तक, ऑल राइट। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, calculate passenger kilometer from the following information: number of buses 6, number of days operating in a month 25, trips made by each bus per day 8, distance covered 20 kilometers one side, capacity of bus is 40 passengers and normally 80% of capacity utilization होती है। आपसे पूछा क्या गया है, पैसेंजर किलोमीटर, यानी कि पैसेंजर इंफॉर्मेशन मल्टीप्लाइड बाय किलोमीटर इंफॉर्मेशन, और अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए, ये आपको मंथली निकालना है। एक मंथ का पैसेंजर किलोमीटर कितना होगा, एक मंथ का पैसेंजर किलोमीटर कितना होगा। ठीक, अब इसके लिए बच्चे ऑनलाइन स्टूडेंट स्पेशली आपके लिए बात है, मुझे ये स्क्रीन हटानी होगी क्योंकि आई नीड दी प्रॉपर राइटिंग स्पेस फॉर दिस, मुझे ये स्क्रीन हटानी होगी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, मंथली पैसेंजर किलोमीटर, मंथली पैसेंजर किलोमीटर मतलब आपने ये भी देखना है बस कितना चल रही है और उस बस में पैसेंजर कितने बैठे हैं, देखिएगा। जी एक तो जो जो इंफॉर्मेशन है देखो जी, एक कंपनी की बात है, उस कंपनी के पास 6 बसेस हैं तो 6 बसेस लिखो, 6 बसेस। फिर एक महीने में वो कितने दिन ऑपरेट करती है एक बस, 25 दिन, तो 25 डेज पर मंथ, ये लिखा। फिर ट्रिप्स मेड बाय ईच बस पर डे 8, मतलब एक बस एक दिन में 8 ट्रिप लगाती है। और बेटा यहाँ पर ट्रिप्स का मतलब होता है राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप मतलब आना और जाना। तो आप इसको इनटू 2 साइड्स करेंगे, ऑटोमेटिकली इनटू 2 साइड्स, ये क्वेश्चन नहीं बताएगा।
क्यों 2 साइड्स कर रहे हैं? क्योंकि जो नेक्स्ट बात है आपके पास 20 किलोमीटर डिस्टेंस बताया, वो 1 वे बताया, यानी कि 1 साइड का बताया, तो हमको इंटू 2 तो खुद से करना था। बस आएगी भी जाएगी भी, पैसेंजर किलोमीटर तो दोनों तरफा होंगे ना। ठीक, अच्छा अब देखो 40 पैसेंजर्स है, बट इन्होंने बोल दिया एक टाइम पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो 80% की है। तो अब इंटू 80% क्यों करना है? क्योंकि अल्टीमेटली रेवेन्यू चार्ज उन्हीं लोगों से करना ना जो बैठकर जा रहे हैं, खाली सीटों का थोड़ी ना टिकट काट सकते हैं, तो इसलिए 80% भी करना है। ये आपके पास आ जाएगा मंथली पैसेंजर किलोमीटर, मल्टीप्लाई करके बताएंगे बेटा सब कुछ। सिंपली पैसेंजर इंटू किलोमीटर। जी कितना बता रहे हैं? 15,36,000 मुझे बताया जा रहा है। कोई और बच्चा कंफर्म कर दीजिए, यही आ रहा है? तो एक कंपनी के लिए महीने का यूनिट्स बन गए हैं 15,36,000। अब ये हमने क्यों कैलकुलेट किया, दोबारा से डिस्कस करते हैं क्यों कैलकुलेट किया। मान लीजिए उस बस एजेंसी का एक महीने का रेवेन्यू टारगेट है 30,72,000। रेवेन्यू टारगेट है 30,72,000। टोटल इसने इतना सेल प्रोसीड इनकर करनी है, राइट। अब डिवाइड करना है इसको 15,36,000 से, कितना बनता है? 2। चेक करो 2। तो रेवेन्यू पर पैसेंजर किलोमीटर इज 2, मतलब एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का 2 रुपीज कलेक्ट करना है। आगे अब जो पैसेंजर जितना किलोमीटर जाए उसके हिसाब से हम करते रहेंगे, बट एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का 2 रुपीज कलेक्ट करना है। क्लियर हो गया जी हमने ये क्यों कैलकुलेट किया? अच्छा, अब बच्चे ऐसा है, ये तो क्वेश्चन ने पूछा था, बट इससे कुछ मैं एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट खुद से बना रही हूँ, और उसको हम बोलते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। सेवा मतलब, सेवा क्यों करते हैं, कब करते हैं? तो किसी ने हमें बोला नहीं, हम खुद से हमारे मन में आता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट बना रहे हैं। हम क्यों करते हैं सेवा? क्योंकि जब हम करते हैं सेवा तभी तो मिलेगा मेवा। मेवा खाना है ना सभी ने, अच्छे से पढ़ना है ना, नंबर अच्छे लाने हैं ना, तो बहुत सेवा करेंगे हम क्लास में। चलो जी, मतलब एक्स्ट्रा एनालिसिस मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। मैं पैसेंजर किलोमीटर नहीं पूछ रही हूँ, मैं टोटल किलोमीटर ट्रेवल्ड बाय बसेस पूछ रही हूँ। एक बार सोच के देखो, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल, इसी क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पिक करो। कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल इन दी मंथ, डिस्टेंस ट्रेवल इन दी मंथ। हाँ जी, हटा देंगे, करेक्ट है, करेक्ट है। बाकी लोग भी देखिए, सिर्फ और सिर्फ किलोमीटर चाहिए मेरे को, कि ओनली किलोमीटर कितना है। फर्क नहीं पड़ता पैसेंजर बैठे हैं नहीं बैठे हैं, बस कितना चलेगी, बसेस कितना चलेंगी। देखिए, देर इज वन वे विच एंड विच इज ऑल्सो अ बेटर वे, कि आप स्टार्टिंग से देखो, वही 6 बसेस हैं जी, हर बस महीने में 25 दिन ऑपरेट करेगी, और हर रोज वो 8 ट्रिप्स लगाएगी एक बस। और 8 ट्रिप्स में एक साइड अगर 20 किलोमीटर है, तो इंटू 2 साइड्स भी करना ही होगा। दैट्स इट। हमको फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे पैसेंजर कितना है। तो यहाँ तक आकर बात रोक दी अगर आपने, तो आपके पास ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया, एक बार करके देखो। कितना? 48,000 किलोमीटर। 48,000 किलोमीटर। सभी लोग चेक कर लीजिए कि सभी के पास यही आ रहा है, 48,000। अब जैसे बच्चे आपने बताया था कि मैम पैसेंजर किलोमीटर से ये वाला सेक्शन हटा दो, तो अपने आप ही किलोमीटर रह गया, क्योंकि ये वाला सेक्शन ओनली पैसेंजर का था, यहां तक का तो किलोमीटर का तक था। वो शॉर्टकट है बच्चे, मैं इनकरेज नहीं करूंगी, मैं ये प्रॉपर ये वाला तरीका इनकरेज करूंगी। ठीक है, ओके। सभी को क्लियर हो गया डिस्टेंस ट्रेवल, अनमोल क्लियर? ओके, एक और सेवा करके बताओ, एक और सेवा। इफ buses return empty, if buses return empty, calculate distance traveled and passenger kilometer।
एक बारी सभी बच्चे सोचेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल सेम ही होगा, चाहे बस खाली भी वापस आ रही है, डिस्टेंस तो लग रहा है उसका, आपने बिल्कुल ठीक बताया, डिस्टेंस ट्रेवल तो सेम 48,000 होगा। पैसेंजर किलोमीटर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इफ बस इज रिटर्न एम्प्टी, जाते वक्त भर के जा रही थी 40 into 80% से, वापसी में बिल्कुल खाली है, तो पैसेंजर किलोमीटर के आंसर पर फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या है आंसर पैसेंजर किलोमीटर का, सोच के बताएं, सोचिए। साइड सिंगल रखेंगे, इनटू टू साइड्स नहीं करेंगे, क्योंकि वापसी आते वक्त पैसेंजर ही नहीं है, पैसेंजर ही जीरो है। ठीक, तो चलो डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में तो आपने बोल दिया सेम एज 48,000। डिस्टेंस ट्रेवल तो हमारे पास बन गया 48,000 किलोमीटर। जहां तक रही पैसेंजर किलोमीटर की बात, अगर बच्चे आपने और सिंप्लीफाई करके समझना है, आप इस तरीके से समझिए, आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब जब वो निकलती है, जाते वक्त, जाते वक्त वही 6 बसेस हैं जी, 6 बसेस निकलेंगी, कितने दिन निकलेंगी? 25 दिन। कितने ट्रिप्स मारेंगी? 8 ट्रिप। और हर ट्रिप में डिस्टेंस वन वे कितना है? 20 किलोमीटर। ये अभी मैं सिर्फ आउटवर्ड यानी कि जाने की बात कर रही हूँ, मैं वापस आने की बात नहीं कर रही हूँ, तो अभी फिलहाल के लिए वन साइड ही रखो, क्योंकि आउटवर्ड जर्नी मतलब वन साइड। और इस वन साइड में कितने पैसेंजर्स बैठ के जाएंगे? 40 पैसेंजर्स, बट 80% कैपेसिटी के साथ। ठीक, ये कैलकुलेट करो कितना बनता है आपके पास। 7,68,000। फिर आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे रिटर्न, रिटर्न जर्नी, 6 बसेस निकली तो 6 बसेस वापस भी आएंगी, 25 दिन काम करती है तो 25 दिन फिर से लेंगे, 8 ट्रिप्स के लिए निकलती है तो 8 ट्रिप्स पे रिटर्न भी करेंगी, और 20 किलोमीटर अगर जाने का डिस्टेंस है तो 20 किलोमीटर वापसी का डिस्टेंस भी है, मतलब इनटू वन साइड ही रखना है, क्योंकि हम सिर्फ अब रिटर्न की बात कर रहे हैं। बट बेटा पैसेंजर्स नहीं है, पैसेंजर्स नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया बसेस रिटर्न एम्प्टी। तो एक तरीके से पूरी रिटर्न साइड का पैसेंजर किलोमीटर ही क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। और ये बात अब क्यों मैटर करती है? तो क्योंकि हमको बाद में रेवेन्यू जो है, टारगेट रेवेन्यू जो है, उसको डिवाइड करना होता है पैसेंजर किलोमीटर से। अब हमें पता है वापसी में पैसेंजर ही नहीं है, टिकट का चार्जेस किससे रिकवर करोगे? तो हम जो रिकवर करेंगे जाते हुए पैसेंजर से ही रिकवर करेंगे, तो ये चीज मैटर करती है जी। ठीक, तो आपके पास टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना आ गया? 7,68,000। आप ये रिटर्न वाली साइड ना भी लिखते, डायरेक्टली इनटू वन साइड लिख के काम चला लेते जैसा किरण ने बताया, ठीक है, वो भी डन है जी। सभी को ये चीज क्लियर हो गई है? ओके, अब लास्ट सेवा, लास्ट, इफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन on outward journey is 80%, on outward journey is 80%, but it is 50% on return journey, but it is 50% on return journey. Calculate passenger kilometer, calculate passenger kilometer and distance traveled, calculate passenger kilometer and distance traveled. चलिए, अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बारे में पहले सोच के बताओ, सेम ही है, वही बसेस ने आना है और जाना है, डिस्टेंस को तो क्या ही फर्क पड़ेगा, पैसेंजर कम जा रहे थे ज्यादा जा रहे थे, तो डिस्टेंस ट्रेवल तो सेम ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो डीजल फूकने वो तो वैसे ही लगेगा, कितना? 48,000। डिस्टेंस ट्रेवल तो लगेगा हमको 48,000। चलिए, अब मुझे बताइए आप पैसेंजर किलोमीटर के बारे में, टेक योर ओन टाइमिंग इन सॉल्विंग दिस, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए,
ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। पैसेंजर किलोमीटर, सिंप्लीफाइड वे में काम करना है तो आउटवर्ड में वही करेंगे, वही 6 बसेस, 25 दिन, 8 ट्रिप्स, 20 किलोमीटर पर साइड, क्योंकि हम सिर्फ आउटवर्ड साइड की बात कर रहे हैं तो वन साइड 40 पैसेंजर्स इंटू 80%, ये कितना आपने मुझे बताया? 7,68,000। फिर आप रिटर्न वाला काम कीजिए, 6 इंटू 25 इंटू 8 इंटू 20 इंटू वन साइड इंटू 40 इंटू 50%, और ये आप मुझे बता रहे हैं कितना आ रहा है बेटा? 4,80,000। और हेंस टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितना हो गया हमारे पास? 1248,000। चेक कर लीजिए, 1248,000। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहां तक तो कॉमन ही है, ये कॉमन पड़ गया। तो हम क्या कर सकते थे कि कॉमन है तो इस तरीके से काम भी कर सकते थे, 6 बसेस इंटू 25 दिन इंटू 8 ट्रिप्स इंटू 20 किलोमीटर पर साइड इंटू 40 पैसेंजर्स, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेकर आउटवर्ड में 80% और रिटर्न में 50%, ये आपके पास डायरेक्टली आ जाता 12,48,000। ऐसे भी कर सकते थे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है। नहीं बन रही है इस टाइम पर क्योंकि इनिशियल स्टेज ही है, तो आउटवर्ड और रिटर्न अलग अलग करके कर लो, चलेगा? ठीक है जी, डन। क्लियर हो गया पैसेंजर किलोमीटर वाला कॉन्सेप्ट, हाउ टू कैलकुलेट इट? कोई परेशानी यहाँ तक, कोई दिक्कत? फील फ्री टू आस्क एनी डाउट कभी भी। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 की रीडिंग लेना, ओनली रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 3 की रीडिंग स्क्रीन पर रख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेम है किसकी तरह? क्वेश्चन नंबर 1 जैसा सेम है, तो मतलब कि आपको क्या लग रहा है? होमवर्क। बेटे आपने ये नहीं सोचना कैसी मैम है, पहले दिन ही होमवर्क चिपका दिया हमको। ये होमवर्क को एज अ बर्डन की बजाय ना मेरी तरफ से आशीर्वाद समझ के लेके जाओ। मैम ने आज आशीर्वाद दिया, मैम ने ब्लेसिंग्स दी है, उस हिसाब से होमवर्क लेकर जाओ। और होमवर्क रोज आपको मिलेंगे, रोज मैं आपको आशीर्वाद दूंगी, और रोज आपको घर पे जाके उस होमवर्क को करना है। और कभी भी रोना नहीं, आज मैम ने ज्यादा होमवर्क दे दिया, ये ऐसे दे दिया। जितना आप होमवर्क करोगे, साथ के साथ करोगे, हमारे सब्जेक्ट पर कमांड उतनी ही ज्यादा बनेगी। ठीक है जी, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस तो बनती है। चलो, और सीधी सी बात है, एक जैसे क्वेश्चन मैं ज्यादा क्लास में प्रैक्टिस ऐसे करवाऊंगी नहीं, क्लास का टाइम थोड़ी ना वेस्ट करना है। ठीक जी, तो थर्ड क्वेश्चन आपके होमवर्क में चला गया। चलिए अब हम असली चैप्टर पर आते हैं। अभी तो एक तरीके से हमने बच्चे वर्किंग नोट सीखे हैं, मेन सॉल्यूशन के अटैच होता है वर्किंग नोट। एंड बाय द वे वर्किंग नोट मैंने नाम दे दिया, इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि उसको इवेलुएट नहीं किया जाता, ना भी लिखें या मेंटल कैलकुलेशंस कर लें तो नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। ना जी ना, वर्किंग नोट इज एज गुड एज मेन सॉल्यूशन, उसको लिखने के भी नंबर होते हैं। ठीक है, दे शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर आंसर, ऐसा आईसीएसई अपने क्वेश्चन पेपर में बोलते हैं। ठीक, चलो हमने सबसे पहले बात करनी है इस चैप्टर में बसेस इंडस्ट्री की, बेसिकली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की, और ट्रांसपोर्ट भी किसका? स्पेसिफिकली पैसेंजर्स का। अलग अलग इंडस्ट्री हमारे सामने आएगी, हमारे पास आगे जाकर ट्रक्स की ऑपरेशन भी आएगी, हमारे पास होटल इंडस्ट्री आएगी, हॉस्पिटल इंडस्ट्री आएगी, हमारे पास टोल रोड्स की ऑपरेशन आएगी, एक स्कूल की कॉस्टिंग होगी। तो अलग अलग सर्विस इंडस्ट्री का हम यहाँ पर केस पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, दुनिया जहां में जितनी पॉसिबल सर्विसेज है सब हम डिस्कस कर पाएंगे, बट चलो जो जो कुछ कुछ है हमारे पास, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर, जैसे कि आईटी सेक्टर, उन सभी की कॉस्टिंग हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिंग फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर पैसेंजर्स। देखिए हम बोलते हैं कि हमको अल्टीमेटली अगर रेवेन्यू डिसाइड करना है, रेवेन्यू हम कैसे डिसाइड करते हैं? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू। तो हमको सबसे पहले कॉस्ट तैयार करनी है। अब इन जनरल पैसेंजर को लेकर जाना है बसेस में, तो वो बस एजेंसी है, जो बस ऑपरेटर है, उसको क्या क्या खर्चे पड़ सकते हैं आप मुझे बता सकते हैं प्लीज? पेट्रोल, और ड्राइवर की सैलरी, और
कंडक्टर, मेंटेनेंस, एनीथिंग एल्स? हाँ जी, स्टोर्स, स्टोर्स मतलब टोल्स, ठीक है, टोल्स। अभी के लिए टोल्स वाला पॉइंट मैं थोड़ा होल्ड पे रखूंगी। और एनीथिंग? अच्छा, बस अगर खुद की खरीदी है तो उसकी डेप्रिसिएशन, और अगर खुद की नहीं है, मान लीजिए लीज करी है वहां से, तो रेंट। ये सारे खर्चे पड़ जाते हैं। तो बोला जाता है आप एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करेंगे, जिसको हम कॉस्ट शीट भी बोल देते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बोलते हैं। और स्पेसिफिकली उस स्टेटमेंट में ये नहीं है कि बस खर्चे लिख दिए काम खत्म हो गया, उन खर्चों को आपने बाइफरकेट भी करना है इन दी हेडिंग फिक्स्ड, वेरिएबल या सेमी वेरिएबल। अब आपने मुझे जो एग्जांपल दिया ड्राइवर की सैलरी, अब जो ड्राइवर की सैलरी है जी, बस कम चल रही है या ज्यादा चल रही है, ड्राइवर को तो फिक्स सैलरी देनी है जी। तो सैलरी ऑफ ड्राइवर क्या हो जाएगा हमारे पास, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा। तो इंश्योरेंस देना है अगर, तो वो इंश्योरेंस भी हो जाएगा हमारे पास फिक्स्ड। वेरिएबल में क्या होगा, डीजल, डीजल या पेट्रोल, फ्यूल बेसिकली। बस ज्यादा चलेगी तो फ्यूल कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, तो ये वेरिएबल हो गया जी। अच्छा, एक खर्चा है जिसको हम बोलते हैं ना तो ये प्रॉपरली फिक्स्ड है, ना ही ये प्रॉपरली वेरिएबल है। एग्जाम्पल है जी, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ द बस। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि चलो इतना जनरल आइडिया है कि जितना बस चलती है उतना वो रिपेयर्स मांगती है, बट एक्यूरेट प्रोपोर्शनेटली कि 10 किलोमीटर ज्यादा चल ली तो थोड़ी ज्यादा रिपेयर मांगेगी, ऐसे प्रोपोर्शन तो नहीं है ना। हम पेट्रोल को लेकर कह सकते हैं 10 किलोमीटर ज्यादा चल ली तो 10 किलोमीटर के लायक पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा जी, बट ऐसा हम रिपेयर्स के बारे में थोड़ी ना बोल सकते हैं। अच्छा, कई बार ये होता है कि हम बसेस को लेकर ना, उनकी रिपेयर को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये जब आपके घरों पर कोई गैजेट्स है, वॉशिंग मशीन वगैरह है, उनको लेकर भी जो सर्विस वाले आते हैं वो आपको ऑफर करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ले लो, मतलब आप एक वन टाइम चार्जेस पे कर दो 5,000, तो मतलब अगले पूरे साल में जितनी रिपेयर्स एंड सर्विसेज आपको चाहिए, अब आपको उसके कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। हमको वो ऑप्शन देते हैं, वो अलग बात है, हम अक्सर वो ऑप्शन अवेल नहीं करते। बट बसेस को लेकर हमेशा एक फिक्स्ड मेंटेनेंस की इतना तो होगा ही होगा, हर एक महीने बाद उसकी क्लीनिंग तो करानी करानी है, नो मैटर द यूसेज ऑफ दी बसेस। ठीक है जी। तो हम बोलते हैं कुछ पोर्शन उसका हमारा फिक्स्ड हो जाता है, कुछ पोर्शन है वो वेरिएबल भी हो जाता है, इसलिए हम रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को कहाँ डाल देते हैं, सेमी वेरिएबल। ठीक। अच्छा, एक खर्चा था जो हमारा था डेप्रिसिएशन का। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन विज़ावी फिक्स्ड या वेरिएबल में से? डेप्रिसिएशन ऑफ बस किस में डालोगे, फिक्स्ड में डालोगे। अभी के लिए पॉइंट को दिमाग में रखना कि फिक्स्ड में ही जाती है जी। आगे जो भी लिखा है वो हमारा आगे कुछ किसी केस में ये वेरिएबल में भी जा सकती है, वो मेरी तरफ से पेंडिंग पॉइंट रहेगा। अच्छा, कई बारी हम बसेस जो खरीदते हैं, बस और जो एजेंसी है उसने बस खरीदी तो लोन लेकर खरीदी, उस लोन पर देना पड़ गया इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट भी तो अल्टीमेटली जो पैसेंजर जा रहे हैं उनसे रिकवर कराना है जी, तो कॉस्ट का हिस्सा बनाना पड़ेगा उस इंटरेस्ट को भी। तो अब मुझे बताओ वो इंटरेस्ट क्या है, कौन सी नेचर है, फिक्स्ड या वेरिएबल? फिक्स्ड। बस चले ना चले, जो लोन पे इंटरेस्ट देना है वो तो देना ही है, बस चले ना चले, राइट। तो ये क्या है, इंटरेस्ट भी आ जाएगा हमारे पास फिक्स्ड में। ठीक है, तो हमने इस तरीके से अपनी एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट तैयार करनी होती है। सबसे पहले हम सारे कॉस्ट प्लॉट करेंगे। चलिए जी बच्चे, एक क्वेश्चन करवा के आपको आज के लिए फ्री कर देंगे। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, ये करवा के आपको फ्री कर देंगे। तो जागते रहिए ऑनलाइन स्टूडेंट, सोना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, यू हैव बीन गिवन अ परमिट टू रन अ बस ऑन अ रूट ऑफ 20 किलोमीटर लॉन्ग। हाँ जी, क्या गिरा, क्या गिरा? कैलकुलेटर जिंदा है? जिंदा, ठीक है, जिंदा रहना चाहिए बस, हमारा सबसे कीमती यही चीज है सीए स्टूडेंट्स की लाइफ में। चलो जी, you have been given a permit to run a bus on a route of 20 kilometer long. Bus costs you rupees 9 lakh. It has to be insured at 3% per annum and annual tax will be 10,000. Garage rent is 10,000 per month. Annual repairs will be 10,000 and bus is likely to last for 5 years, and at the end of which the scrap value is likely to be 60,000. ड्राइवर सैलरी विल बी 1500 पर मंथ, कंडक्टर की 1000 टुगेदर विद 10% ऑफ टेकिंग्स एज कमीशन टू बी शेयर्ड इक्वली बाय बोथ।
स्टेशनरी विल कॉस्ट 500 पर मंथ, मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी विल बी 3500 per month. Diesel and oil will be 450 per 100 kilometer. Bus will make 3 round trips for carrying on an average 40 passengers on each trip. Assuming 15% profit on takings, calculate bus fare to be charged from each passenger and bus will work for average 25 days in a month. आप बच्चे ये सोच रहे हो कि मैम ये क्वेश्चन क्या है, सिर के ऊपर से चला गया, इतनी सारी इंफॉर्मेशन ये क्या है, बस बताई जा रही है, ये खर्चा वो खर्चा। चिंता ना करो बच्चे, एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन को फिर से गो थ्रू करेंगे। जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है व्हेन देयर इज टू मच इंफॉर्मेशन, हमको फोकस करना होता है कि क्वेश्चन भाई आखिर चाहते क्या हो, क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, बस फेयर कैलकुलेट करो जो कि ईच पैसेंजर से चार्ज होना चाहिए। ठीक, अब जो मेन सोल्यूशन बनाने से पहले 2 वर्किंग नोट बनेंगे बेटा। एक वर्किंग नोट तो बनेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड का। क्यों डिस्टेंस ट्रेवल्ड? क्योंकि डीजल एंड ऑयल का बोल दिया इट इज 450 पर 100 किलोमीटर, कैन आई से इट इज 4.5 पर किलोमीटर। तो नंबर ऑफ किलोमीटर जितना बस चलेगी वो भी तो कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ आंसरिंग दिस रिक्वायरमेंट मेरे को पैसेंजर किलोमीटर भी चाहिए, वो मेरा दूसरा वर्किंग नोट बनेगा। तो आइए जी आइए, पहले मेरा सोल फोकस ही यही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है वो पता करना। चलो जी चलो बच्चे, अगेन ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन हटाई जा रही है, तो इफ पॉसिबल किसी ऑल्टरनेट डिवाइस पर आप वो पीडीएफ खोल के रख लीजिए। एंड अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस है एज इन आप पंचकुला के नियर बाय नहीं रहते, तो बच्चे नेक्स्ट क्लास से पहले पहले इफ पॉसिबल वो पीडीएफ का प्रिंट अपने लेवल पर तैयार करके रख लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में दिक्कत ना आए। चलिए, वर्किंग नोट नंबर 1, हमको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। हाँ जी, स्टार्टिंग से देखो, पहली लाइन से हमें क्या पता चल रहा है, 20 किलोमीटर एक लॉन्ग रूट है। 20 किलोमीटर रूट मतलब पर साइड, पर साइड। ठीक, उसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल से रिलेटेड कॉस्ट नहीं, कोई कॉस्ट नहीं, कॉस्ट नहीं पहले पैराग्राफ में और कोई बात नहीं, ड्राइवर सैलरी वगैरह नहीं मैटर करता, ना जी ना। फिर बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में आकर देखो, कह रहे हैं 3 राउंड ट्रिप्स मारती है। राउंड ट्रिप मतलब आना और जाना, तो आपने लिखा 3 ट्रिप्स, बट वहीं पर साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2 साइड से। ठीक, अच्छा, अभी पैसेंजर्स नहीं चाहिए हमें, अभी पैसेंजर्स नहीं चाहिए। अब इतना पता चल गया कि ये 3 ट्रिप्स तो पर डे है ना, तो अब हमको 25 दिन से मल्टीप्लाई भी करना है, 25 डेज पर मंथ। बच्चे अब यहाँ पे क्वेश्चन ने आपसे ने पूछा कि आपको जो काम करना है एनुअली ही करना है, इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। तो आप अपनी तरफ से मंथली पे बात लाके रोक दो कि हमने 1 महीना का, आपने फिर लिख भी लिया यहाँ पर कि हमने मंथली डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट कर लिया। मर्जी थी इंटू 12 भी कर सकते हो, एनुअल भी लेके जा सकते हो, कोई चक्कर नहीं। फिर तो हम सारे खर्चे भी फिर एनुअल ले जाते। अब हमने डिसाइड कर लिया अगर मेरा वर्किंग नोट मंथली बन रहा है तो खर्चे भी सारे मंथली लेके चले जाएंगे। ठीक, एक ही बात रहेगी, फाइनल आंसर सेम ही आएगा। ये बताओ जी कितना आ रहा है? 3000 किलोमीटर। हाँ जी, डिस्टेंस ट्रैवल सभी के पास आ गया। चलो, अब वर्किंग नोट नंबर 2 में हमको चाहिए पैसेंजर किलोमीटर फॉर दी मंथ। पैसेंजर किलोमीटर फॉर दी मंथ, बेटा आप लोगों की टेंडेंसी यहाँ पर ना आ सकती है, क्या बोलेंगे मैम किलोमीटर तो तैयार है हमारे पास 3000, इसको इनटू पैसेंजर करते, 40 पैसेंजर लिखा है इन्होंने, इस क्वेश्चन के लिए बात चल जाएगी। बट मैंने आपको एक क्वेश्चन में सेवा करवाई थी, रिमेंबर, कि जहाँ पे बसेस जाते वक्त तो भर के जा रही है, वापसी में खाली आ रही है, तब वहां पे डिस्टेंस ट्रैवल तो 2 साइड का देखा जा रहा है, बट पैसेंजर किलोमीटर तो 1 साइड का ही बनता था। तो फिर क्या होता है, अगर हम शॉर्टकट अभी से लगाने सीख गए तो जेन्युइनली जहां पे शॉर्टकट नहीं लगाना चाहिए वहां पे भी गलती से लग जाएगा। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करो तो शुरुआत से करो, कि जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है किलोमीटर के रिस्पेक्ट में पैसेंजर के किलोमीटर में उठाते जाओ। अगेन 20 किलोमीटर पर साइड। फिर क्या देखना हमको, 3 ट्रिप्स, और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि वापसी में खाली आ रही है, तो इंटू 2 साइड्स भी कर लीजिए। इंटू 2 साइड्स, वापसी में भी 40 लोग बैठ कर आते हैं, एवरेज 40 पैसेंजर्स, और इंटू 25 डेज। तो आपके पास ये कितना आ गया,
1,20,000, 1,20,000। ठीक है जी। हाँ जी, दोनों वर्किंग नोट तैयार। ओके, बहुत बढ़िया। मेन सॉल्यूशन में, मेन सॉल्यूशन में आपने यहाँ पर लिखा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के बगल में आपने लिखा कि हम जो ये बना रहे हैं वो मंथली बना रहे हैं, मंथली, क्योंकि मेरे वर्किंग नोट्स मंथली बेसिस पर बने हैं, तो ध्यान रखेंगे खर्चे मंथली लेने हैं। पर्टिकुलर्स, एक सेकंड दीजिए, पर्टिकुलर्स एंड रुपी, पर्टिकुलर्स लेफ्ट हैंड साइड पर और रुपी। और हमने ये सीखा था खर्चों को हमने बाइफरकेट करना है फिक्स्ड वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में। चलो जी चलो, आपको सबसे पहला खर्चा कौन सा दिखाई दे रहा है, एक बार देखो, एक बार देखो, रीडिंग लो जी स्टार्टिंग से। पहला सेंटेंस किलोमीटर का हो गया 20 किलोमीटर, फिर कह रहे हैं बस कॉस्ट यू 9 लाख। अब यहाँ पे कॉस्ट 9 लाख ना लिख देना, ये तो कैपिटल कॉस्ट है जी, मेरे को इस पर क्या लगानी है, डेप्रिसिएशन लगानी है। वो डेप्रिसिएशन देख लेंगे बाद में, हमारे पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। उसके बाद क्या है, इंश्योर्ड एट 3% पर एनम। 3% किसका, वैल्यू का, 9 लाख की जो वैल्यू है उसका 3% जो कॉस्ट ऑफ बस है। ठीक है, और इंश्योरेंस कौन सी हेडिंग में आता है बच्चे, फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपने हेडिंग बनाई फिक्स्ड कॉस्ट, और उसमें सबसे पहले आपने आइटम लिखी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस। ठीक है, अब इंश्योरेंस की वर्किंग, प्रॉपर वर्किंग भी आपने लिखनी है कि देखो जी देखो, 9 लाख को हमने मल्टीप्लाई किया 3% से, तो ये पर एनम इंश्योरेंस है। बट क्योंकि मैंने क्वेश्चन मंथली बेसिस पर करना है तो डिवाइड बाय 12 भी करना है जी। और इंटरनल कॉलम में ये वर्किंग आपकी दिखनी चाहिए, अगर ये वर्किंग ना आ गई आपके आंसर शीट में तो नंबर कट सकते हैं, डायरेक्टली अमाउंट नहीं लिखनी होगी। चलिए जी बताइए कितना आ रहा है, 2250। हाँ जी, इंश्योरेंस अभी के पास डन हो गया, 2250। आगे बढ़िए, एनुअल टैक्स मतलब कोई लोकल टैक्सेस वगैरह अगर पे करने हैं तो ये भी कहाँ आ जाएगा, फिक्स्ड में। और एनुअल है बच्चे, एनुअल है, हम काम मंथली कर रहे हैं, तो 10,000 डिवाइड बाय 12 करो, 833, 833। चलिए जी नेक्स्ट, गैराज रेंट, ये भी फिक्स्ड है जी। फिक्स्ड कैसे, बस चले ना चले, गैराज रेंट तो जो जाना है जो जाना है। ठीक है, गैराज रेंट इन्होंने 10,000 पर मंथ डायरेक्टली बता दिया, हमको मंथली चाहिए था, डन हो गया। अब नेक्स्ट है एनुअल रिपेयर्स, रिपेयर्स कहाँ जाती है, सेमी वेरिएबल में। तो आपने क्या किया कि फिक्स्ड के लिए कुछ 4-5 लाइनों की जगह छोड़ दो, फिक्स्ड के लिए कुछ 4-5 लाइनों की जगह छोड़ो, और आप हेडिंग स्टार्ट करो मेरे साथ साथ सेमी वेरिएबल कॉस्ट की, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की। और इसमें आपने सबसे पहले आइटम लिखी रिपेयर्स, रिपेयर्स। हाँ जी, बच्चे ये कह रहे हैं एनुअल रिपेयर्स, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, एनुअल है वो, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 12, फिर से ये आ गया 833। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब देखो लैंग्वेज जो गिवन है कि बस इज लाइकली टू लास्ट फॉर 5 years एट द एंड ऑफ इट्स स्क्रैप वैल्यू इज गोइंग टू बी 60,000। बेसिकली ये किस चीज की हेल्पिंग इंफॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन। तो क्वेश्चन खुद से नहीं बोलेगा डेप्रिसिएशन चार्ज करो, वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का डेटा दे देगा। ठीक, तो ऑटोमेटिक है, डेप्रिसिएशन कहाँ आएगी, फिक्स्ड में आएगी। हाँ जी जी, तो बस की ओरिजिनल कॉस्ट है 9 लाख, इसकी लाइफ कितनी है, 5 साल। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 60,000। एसएलएम मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन आ गई, स्ट्रेट लाइन मेथड जिसे हम बोलते हैं। बट अगेन ये एनुअल डेप्रिसिएशन है, इसको आप डिवाइड करेंगे 12 महीनों से, तो पर मंथ डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितनी, 14,000। डन हो गया जी डेप्रिसिएशन भी। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ड्राइवर सैलरी विल बी 1,500 पर मंथ। हाँ जी, डालो फिक्स में ड्राइवर सैलरी कितना, 1,500 पर मंथ, हमको यही चाहिए था, पर मंथ ही चाहिए था। कंडक्टर की 1,000 है, डालो फिक्स में कंडक्टर सैलरी कितना, 1,000 है ये भी। और बताइए, अब देखिए आगे लाइन, वो लाइन आपको दोबारा से रीड करवाते हैं। कह रहे हैं ड्राइवर और कंडक्टर को जो फिक्स सैलरी देनी थी तो वो दे दी, अलोंग विद दैट वो कमीशन लेंगे। कमीशन कितना लेंगे,
10% ऑफ टेकिंग्स। टेकिंग्स का मतलब होगा कलेक्शन फ्रॉम द पैसेंजर। टेकिंग्स का मतलब लिख भी लीजिए अपने पास, कलेक्शन फ्रॉम द पैसेंजर। कलेक्शन फ्रॉम पैसेंजर, ठीक। तो अभी तो हमें ही नहीं पता कि पैसेंजर से कितना कलेक्ट करना है। इनफैक्ट पूछ ही लिया, आप बताओ बस फेयर कितना चार्ज करने वाले हो, तो अभी के लिए हमारे लिए वो अननोन अमाउंट है जी। तो हमने क्या किया, ये कमीशन वाला पॉइंट ना थोड़ा होल्ड पे रखा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ के पॉइंट आगे बढ़ते हैं। हमको अभी से क्या पता क्या टेकिंग्स है, कौन सा क्वेश्चन बता रहा है टेकिंग्स क्या होंगी। चलो जी आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। नेक्स्ट स्टेशनरी। स्टेशनरी कहाँ डालोगे, फिक्स्ड में। कितनी, 500 पर मंथ। अच्छा, उसके बाद मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी। मेरे पास बेटा स्पेस की कमी हो गई है, आप लोग होपफुली मैनेज कर पा रहे हैं स्पेस। मैनेजर कम अकाउंटेंट सैलरी कितनी, 3500 पर मंथ। ओके जी, आ गया ये। नेक्स्ट इन्होंने हमें क्या बताया है, डीजल एंड ऑयल। डीजल एंड ऑयल इज अ वेरिएबल कॉस्ट। तो आपने क्या किया, रिपेयर्स में और कुछ नहीं आएगा, एक दो लाइनों की जगह छोड़ना बस, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले डीजल। इन्होंने बोला डीजल एंड ऑयल इज 450 पर 100 किलोमीटर, और हमारे पास किलोमीटर कितने हैं जी, 3000। 3000 है ना वर्किंग नोट नंबर 1 में। चलो अब बताओ ये कितना आ गया खर्चा, 13500 नहीं, 1350 है मेरे ख्याल से। इट इज 13500। 13500 आ गया जी डीजल एंड ऑयल का, ठीक। आई थिंक दैट्स अबाउट इट, कोई और कॉस्ट गिवन नहीं है। एक कौन सी कॉस्ट हमने होल्ड पे रखी है, कमीशन की। चलिए एक बारी ना क्वेश्चन की आगे लैंग्वेज पढ़िए। एक उन्होंने बोला अज्यूमिंग 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग। जो प्रॉफिट कमाना है वो कलेक्शंस का 15% होगा। अब आप बताओ कलेक्शन कितनी होगी। तो हाउ टू गो अबाउट इट, उसके लिए पहले आपको पता है क्या करना है। आपने जितनी कॉस्ट प्लॉट की सबको इकट्ठा करो, वो भी हेडिंग वाइज इकट्ठा करो बेटा, हेडिंग वाइज। यहां तक आपके पास आ जाएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, नाम देना ए। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नाम देना ए, वट एवर द अमाउंट इज लिख लेना। टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट नाम देना बी। टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट नाम देना बी। खैर ये तो 833 है, ठीक है। और फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट वो एक ही आइटम है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट नाम देना सी, और ये 13500 है। फिर तीनों को ऐड करके आप बोलेंगे टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन, ए प्लस बी प्लस सी। अब बच्चे कोई भी एक जना मुझे ये फिगर बता दो बस, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी। 47916। बाकी लोग भी अपना चांस ले इसको प्लॉट करने का, इफ यू हैव द कैलकुलेटर अवेलेबल। 47916। अब देखिए इसमें हम ऐड करेंगे कमीशन। अभी तक हमें नहीं पता कमीशन कितनी देनी है, बट कमीशन है कितना परसेंट ऑफ टेकिंग्स, 10%, ठीक है जी, 10% ऑफ टेकिंग्स। इसकी वर्किंग के लिए ज्यादा से ज्यादा एक लाइन की जगह छोड़ दो, तो ये बन जाएगा आपके पास टोटल कॉस्ट, फाइनल टोटल कॉस्ट फिगर जिसे हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग कमीशन बोल दो। अब हमें पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू। इधर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू टेकिंग्स आ जाएगा। टेकिंग्स मतलब कलेक्शन जो करनी है, जो रेवेन्यू चार्ज करना है, टिकट प्राइस जो चार्ज करना है। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू टेकिंग्स यहाँ पर, ठीक। और प्रॉफिट कितना बताया इन्होंने, इट इज 15% ऑफ टेकिंग्स। ये लीजिए आपके पास कुछ ये अब इंफॉर्मेशन तैयार हो गई है। टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन में जब कमीशन जोड़ोगे फिर प्रॉफिट जोड़ोगे तो टेकिंग्स आ जाएगी, राइट।
ना हाउ कैन वी गो अबाउट इट, हाउ डू वी सॉल्व इट। ये देखिए, अब अगेन मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा ये बचपन का सॉल्यूशन का तरीका है। आप लिख के बताएंगे लेट टेकिंग्स बी एक्स, तो कमीशन क्या हो जाएगी 10% ऑफ एक्स यानी कि 0.1x, ठीक है, एंड प्रॉफिट विल बी 0.15x। तो आप बोलोगे कॉस्ट विच इज 47916 प्लस 0.1x प्लस प्रॉफिट 0.15x इज इक्वल टू x एंड वी विल सॉल्व द इक्वेशन फॉर x। बताओ जी, ये सॉल्यूशन का तरीका सभी को समझ में आया। वो लिख के बताना पड़ता है, लेट टेकिंग्स बी एक्स, लेट ये इक्वेशन बनाओ x के लिए सॉल्व करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये गलत है, बट मैं ये कह रही हूँ कि टाइम कंज्यूमिंग है। अब आप लोग बड़े हो गए हो, बच्चे नहीं रहे हो। सिंपल सा तरीका क्या है, छोटा छोटा ना अपने आप लेफ्ट में स्क्रिबल करो, जिसके ऊपर सारी कहानी डिपेंड हो गई। ये परसेंटेज किसकी है, कमीशन और प्रॉफिट की, टेकिंग्स के ऊपर ना। टेकिंग्स को मानो 100, मान लीजिए टेकिंग्स है हमारे पास 100 और हमने छोटा सा स्क्रिबल कर दिया यहाँ पर टेकिंग 100 है। अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अगर टेकिंग 100 है तो प्रॉफिट 15 हो जाएगा, और अगर हमारे पास टेकिंग 100 है तो कमीशन कितना हो जाएगा 10। आप ही सोचो 100 में से 15 निकाल दो, 10 निकाल दो, कितना बच गया 75, 75। तो हमारा एक तरीके से टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कमीशन रिप्रेजेंट करता है 75 को। मैंने डायरेक्ट वर्किंग मारी कि 47916, 47916 अगर 75 को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्ट 100 कितना है, टेकिंग्स कितना है 6 3 8 888 63888। एक बार चेक करके देखो क्या चीज। एक बार 47916 है बेटा, 47916 डिवाइड बाय 75 इंटू 100। हाँ जी तान्या, नहीं आया, आ गया, ठीक। तो देखो आईसीआई को आपसे इस वर्किंग की एक्सपेक्टेशन है, वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा एक्स वगैरह अज्यूम करके वो कैलकुलेशन करके बताओ, फटाफट से होगी जी कैलकुलेशन, लिखने का ज्यादा कष्ट नहीं हुआ। चलो अब फटाफट से मुझे बताओ कमीशन कितनी बन गई 6389 अप्रोक्सीमेटली, 6389, 10% ऑफ टेकिंग्स है, मतलब 63,888 का 10%। अच्छा प्रॉफिट कितना हो गया 9583, 9583, और ये टोटल कॉस्ट कितना बन गया बताओ प्लीज। मैं अपनी तरफ से कैलकुलेट कर रही हूँ बच्चे, मेरे को करेक्ट करवा देना अगर मैंने गलती की। 5430। हाँ जी, अब बताए यहाँ तक कोई परेशानी। हाँ जी अनमोल, क्लियर है, ऑल राइट, सभी के पास टेकिंग आ गई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जाग रहे हैं और समझ में आ भी गया है, प्लीज गिव अ थम्स अप रिएक्शन, देखे तो सही। ओके जी ओके, जाग रहे हैं जी, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। कशिश और कौन जाग रहा है, श्लोक्य, अच्छा जी, अच्छा जी, ओके जी ओके, डन डन डन, जाग रहे हैं सभी बच्चे, अच्छे बच्चे, ऐसे ही मैम सब करते हैं। चलो अब टेकिंग आ गई कि टोटल महीने में बस को कितना कलेक्ट करना है पैसेंजर से। बट क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है भाई, एक पैसेंजर से बताओ कितना कलेक्ट करना है। अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन को रीड करते वक्त, उसकी रिक्वायरमेंट रीड करते वक्त आप उसको ले गए लिटरल सेंस में कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक पैसेंजर से कितना कलेक्ट करना है। आप बोलोगे सभी से मिला के इतना आना चाहिए, डिवाइड बाय कितने पैसेंजर चल रहे हैं हमारे पास 40, तो आप डिवाइड बाय 40 कर दोगे और आप एक आंसर दे दोगे दैट बस फेयर टू बी कलेक्टेड बाय ई फ्रॉम ईच पैसेंजर इज सो एंड सो। यही टेंडेंसी थी आपकी, जब मैं पूछूं बस फेयर टू बी कलेक्टेड फ्रॉम ईच पैसेंजर, आप बोलोगे मैम टोटल कलेक्शन आ गई 63,888 डिवाइड बाय 40 कर दो, एक पर पैसेंजर कलेक्शन आ गई। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा कि आप जो आंसर बताओगे, एक बार आंसर बताना, वैसे गलत आंसर जो भी आता है 63,888 डिवाइड बाय 40 1597। अब ये 1597 आंसर देकर पता है आप एक अजम्पशन ले रहे हैं कि एक बस एक दिन में कितने ट्रिप मारती है बेटा, बताना तो 3, और एक ट्रिप में भी 2 साइड से आना और जाना, और महीने के कितने दिन चलती है बस 25 दिन।
तो आप एक तरीके से पता है क्या बता रहे हो कि मैम वही 40 लोगों का सेट है, वही 40 लोग वो बस में बैठते हैं और जाते हैं 20 किलोमीटर, वही सेम एग्जैक्ट पीपल वापस भी आएंगे, फिर दूसरे ट्रिप पे भी आना जाना वही सेम सेट करेगा, तीसरे दिन पे भी आना जाना करेगा, और ये सिलसिला मैम महीने के 25 दिन सेम ग्रुप ही ट्रैवल करता रहेगा। वेले लोग हैं क्या वो 40 लोग? सेम लोग। अगर आप इस तरीके से काम कर रहे हो, आप बोल रहे हो 40 से डिवाइड कर लिया, मतलब आपने कलेक्शन ही एक 40 लोगों का ग्रुप है उन्हीं से ही करनी है, और कोई ग्रुप नहीं है और कोई इंसान नहीं है, सिर्फ 40 इंसान आपने पकड़ लिए। क्या पॉसिबल है वही सेम 40 लोग जाएंगे आएंगे, दिन में 3 बार ये हरकत करेंगे, महीने के 25 दिन करेंगे? ऐसा थोड़ी ना है। अल्टीमेटली फ्रॉम ईच पैसेंजर उनका कहने का मतलब कुछ और है। वो क्या मतलब है जरा देखो, ये तो बिल्कुल गलत काम हो गया जी। आपने क्या करना है, मुझको कैलकुलेट करवानी है फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर का मतलब एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना चार्ज करना है। एंड हाउ डू आई कैलकुलेट इट? टोटल कलेक्शन कितनी करनी है? 63,888। पैसेंजर किलोमीटर हमने कितने कैलकुलेट करे हुए हैं? 1,20,000। अब आप ये डिवाइड करके बताओ, 4 डेसिमल प्लेसेस तक बता देना बेटा, 4 डेसिमल प्लेसेस तक बता देना। 0.5324, 0.5324 आ गया जी। इसका क्या मतलब है? एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का रिकवर करना है 0.5324। अब क्वेश्चन ने जो पूछा एक पैसेंजर से कितना रिकवर करना है, अज्यूमिंग दैट जो बैठता है ऑल द वे 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जाएगा वन साइड, तो हम बोलेंगे फेयर टू बी कलेक्टेड। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, जो वो लैंग्वेज थी, बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर, फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। हाँ जी। अगर वो पैसेंजर पूरा पूरा डिस्टेंस, रूट का वन वे डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर, तो उसकी टिकट बेसिकली कितने की काटी जाएगी? अब ये कैलकुलेट करके बताओ। 10.68, 10.648, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 11 रुपीज, या 10.648 पर ही छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं। ये था क्वेश्चन जो आपसे पूछ रही थी। अब जो भी आए जाए जी, सेम सेट जाए या अलग अलग लोग आ रहे हैं, अल्टीमेटली एक बार इंसान बस में बैठ गया, अजम्पशन लेते हैं 20 किलोमीटर तो पूरा पूरा जाएगा जी, तो उसकी टिकट कितने की काटी जाएगी, उसे कितना रिकवर किया जाएगा? 10.64। ये क्वेश्चन है पूछा। क्लियर है? हम इस पर अराइव कैसे करें? पहले हमने बोला एक पैसेंजर से 1 किलोमीटर का कितना चार्ज करना है, फिर हमने देखा कि रूट कितने किलोमीटर का है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो पता चल गया एक पैसेंजर से पूरे रूट का कितना चार्ज करना है। ठीक हो गया जी? क्लियर है सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए बच्चे, आज की क्लास हम यहीं तक वाइंड अप कर रहे हैं। और देखिए, आप लोग मेरे लिए नए हैं, मैं आप लोगों के लिए नई हूँ। जहां पर भी आपको फील होता है कि मैम फास्ट जा रहे हो, थोड़ा सा रुक जाया करो, प्लीज विदाउट हेजिटेशन मुझे बता देना। अभी तो क्या है ना, देखो कुछ लोगों की शक्ल होती है बड़ी एक्सप्रेसिव, शक्ल पे पता चल जाता है, बट कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं, नॉन एक्सप्रेसिव ब्लैंक फेसेस होते हैं। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो, मुझे तो सपने थोड़ी ना आएंगे, इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको फास्ट लग रहा है ना, बोलो। ठीक है जी? तो चलो कल मिलते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद सर्विस कॉस्टिंग। होमवर्क में करके लाइएगा क्वेश्चन नंबर 3। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय बाय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ईशा, कशिश, महक एंड श्लोकिया, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।